जस्ट सी हियर बेटा, देखो आज हम सीखने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर के साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान रहेगा, बिकॉज अबव प्रिंसिपल आप सीख चुके हैं। अबव प्रिंसिपल का ऑर्डर बिना अबव लिखे हुए डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, हाँ डायरेक्ट कैसे लिखते हैं वो एक चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और विदाउट नोइंग एटॉमिक नंबर हाउ वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। और उसके भी पहले अबव प्रिंसिपल जो है, मोस्टलेस पीरियोडिक टेबल के पूरे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल अरेंज किया गया है। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, ध्यान देकर इसको देखेंगे। ह, ही, ली, बे, ब, क, न, ओफनी। करेक्ट। तो पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल देखिए, ये कुछ ऐसा है बना हुआ, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, यहां से नीचे आ रहा है यहां तक, फिर ये यहां पर, फिर ऐसे ऊपर जाता है। ये जनरल स्ट्रक्चर मैंने तब भी बताया था आपको। यहां पर ये क्लोज हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। ये फर्स्ट पीरियड है ऊपर का, ये सेकेंड पीरियड है बेटा यहाँ पर, ये थर्ड पीरियड है यहाँ पर, ये थर्ड पीरियड इधर जाता है। दिस इज फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ और नीचे यहाँ पर सेवेंथ पीरियड है। थोड़ा ध्यान देके सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है। और आपको पता है बेटा, जो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप है, इनमें शेल या ऑर्बिटल कौन सा भरता है वो भी आपको पता है ना। ऑर्बिटल कौन सा भरता है वो भी आपको पता है। यहां तक डी ऑर्बिटल रहता है, डी डी डी, और इधर चालू हो जाते हैं पी। तो इनको मैं हटा देता हूं यहां से, राइट, इनको हटा देता हूं। जनरल लिखेंगे, जनरल सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है आज का लेक्चर। आपने किया तो जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आपका। तो ये यहाँ पर 1s है और इधर भी 1s भरता है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 है, करेक्ट। और उसको मजबूरी से उधर डाल दिया बिकॉज वो नोबल गैस है, नहीं तो वो यहाँ पर आना चाहिए था। करेक्ट है कि नहीं? उसको मजबूरी से उधर डाल दिया बिकॉज इट इज द नोबल गैस। तो यहाँ पर सुनो बेटा, ये सेकेंड पीरियड में इधर यस भरता है, बी सेकंड में डी नहीं होता। अब बाउ ने बताया n+l रूल में l की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर तो n-1 तक होती है। अगर 2 है तो 2 में d कभी आएगा नहीं। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो 2s के बाद इधर कौन भरता है? 2p। उसके बाद यहाँ पर 3 आ रहा है तो 3s, और यहाँ पर d एब्सेंट है। 3d यहाँ पर नहीं भरता, 3 में d प्रेजेंट है, फिर भी वो कहां पर भरता है? 4s के बाद भरता है। तो ये आ गया 3p। 3p के बाद यहाँ पर 4s, और यहाँ पर भरता है बेटा 3d। आपको अगर याद है तो, हाँ, यहाँ पर 3d शेल भरता है, स्कटी वक्रमण फेकोनी पूजन। यहाँ पर 3d भरेगा, 3d भरेगा, फिर 4s के बाद इधर 4p भरेगा, 3d के बाद 4p भरता है, और उसके बाद यहाँ पर 5s भरता है, 5s के बाद यहाँ पर 4d भरता है, 4d के बाद यहाँ पर 5p भरता है। अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो समझ रहा होगा आपको कि ये कितना शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट टेक्निक है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। अबव प्रिंसिपल तक याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल का जनरल फॉर्मेट याद रखो, आपको पूरे ऑर्बिटल याद रहेंगे। सीक्वेंस ऑर्बिटल का लर्न करने की, उस दिन किसी ने पूछा था मुझसे लास्ट लेक्चर में क्या कि सर इनको पूरे ऑर्बिटल को लर्न करना पड़ेगा, कि इसके सीक्वेंस को लर्न करना पड़ेगा। मैंने तब कहा था हाँ करो, लेकिन आज ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि इसको लर्न करने की जगह अगर पीरियोडिक टेबल का जनरल स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखते हो तो यू विल बिकम परफेक्ट केमिस्ट्रियन। हाँ, तो उसके बाद देखो यहाँ पर 6s आता है, और आपको ये भी चीज पता है कि 6s के बाद यहाँ पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होते हैं। लैंथेनाइड सीरीज में कौन भरता है? पहले 4f भरता है, 4f भरता है, और एक्टिनाइड सीरीज में भरता है 5f। हाँ पता है आपको। 4f भरने के बाद यहाँ पर 4d के बाद क्या आना चाहिए? 5d आना चाहिए बेटा, 5d। और 6s के बाद इधर क्या आएगा? 6p, बिकॉज ये सिक्स्थ पीरियड है। सिक्स पीरियड में 6s 6p के साथ साथ 4f और 5d भी भरते हैं। 6p के पहले 5d, 5d के पहले 4f भरता है, और उसके बाद 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद ये 5d है तो यहाँ पर कौन भरना चाहिए? 6d भरना चाहिए, और यहाँ पर 7p भरेगा। देखो अबव प्रिंसिपल का सीक्वेंस निकालो, पीछे जाओ जल्दी, अबव प्रिंसिपल का सीक्वेंस निकालो, और सीक्वेंस में आपको दिखाई देगा 1s 1s। देखो सबसे पहले 1s भर रहा है, दिख रहा है सभी को?
1s भर रहा है, फिर 2s के बाद क्या भरता है, इधर से इधर जाना है। हाँ वही तो मैजिक है। 2s के बाद कौन भर रहा है, 2s के बाद भरेगा 2p, 2p के बाद 3s, 3p भर रहा है कि नहीं, 3s के बाद 3p, बेटा 3p के बाद कौन आ रहा है, 4s, 4s, 4s के बाद कौन आएगा, 3d, वाह वाह वाह, 4, 3d के बाद कौन आएगा, 4p, वाह वाह, उसके बाद कौन आएगा, 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, वाह वाह क्या बात बन गई है, 6s, 6s के बाद कौन आएगा, 4f, 4f के बाद कौन आएगा, 5d, 5d के बाद कौन आएगा, 6b, और 6p के बाद देखो बेटा यहाँ पर आ रहा है 7s, 5f, 6d, 7p। हो गया क्या पूरा अफबाऊ यहाँ पर, अरे हुआ कि नहीं, मजा आ गया क्या, दिस इज द शॉर्टेस्ट कट, शॉर्टकट बोलते हैं ना, दिस इज शॉर्टेस्ट। हाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए अब हम एक नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट देख रहे हैं कि अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसे हुआ कि एटॉमिक नंबर भूल गए आप और उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अभी आर्सेनिक लिखा था, उसको आपको समझ में आया आर्सेनिक इज 33, लेकिन एंटीमनी अगर लिखा तो फिर उसमें 33 अगर याद है तो फिर उसमें 18 ऐड करके आप अगला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं और एटॉमिक नंबर आने के बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। लेकिन एक सिंपलेस्ट टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, सिंपलेस्ट टेक्निक में आपको बताता हूं कि सपोज बेटा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सॉरी बाल, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें से किसी भी एलिमेंट का लिखना है तो बस इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल पता होना चाहिए। बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, न्यूक्लियस के नजदीक पहला भरेगा, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे शेल्स भरते जाएंगे। अगर मैंने इसमें से लास्ट शेल का यानी वैलेंस शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखा, तो बेटा इसके इलेक्ट्रॉन अगर मुझे पता है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर के तो भरे हुए हैं ना, और वो भी अबव के सीक्वेंस में भरने वाले हैं। तो कैसे भरेंगे, जस्ट लुक एट दिस, बोरॉन या 13 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NeS2np1। अब ये कहां से आया, NeS2np1 ये कहां से आया, चलो इसका सोर्स बता देते हैं। इसका सोर्स क्या है, देखिए ग्रुप 1 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 2, उसके बाद बीच में डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक, फिर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप है। यहां पर देखिए बेटा पहला रो छोड़ दो, बिकॉज हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो सिर्फ s ऑर्बिटल भरते, p वगैरह नहीं भरते। तो इसके लिए पहले जो शेल के लिए पहला जो वहां पर कॉलम है, ग्रुप है, उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NeS1, और n का नंबर होता है उसका पीरियड नंबर, n का मतलब क्या होता है बेटा, उसका पीरियड नंबर, कौन से पीरियड में वो एलिमेंट है। दूसरा सेकेंड ग्रुप का होगा NeS2, 13 का होगा NeS2np1, यहां पर p ऑर्बिटल भरना स्टार्ट हो जाता है ना, और n की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका पीरियड नंबर क्या है, पीरियड नंबर आपको वैसे भी याद रह जाएंगे, इट इज वेरी सिंपल थिंग। 14 ग्रुप के लिए इट इज NeS2np2, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं बेटा मैं, वैलेंस शेल का, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका कॉन्फ़िगरेशन यहां पर मैं लिख रहा हूं। देन NeS2np3, NeS2np4, NeS2np5 and NeS2np6, NeS2np6। चलो मैं बोरॉन के बारे में बात कर रहा था, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इसकी बात कर रहा था। जस्ट लुक एट दिस, बोरॉन आपको पता है बोरॉन कौन से पीरियड में आता है, जल्दी बोलो कौन से पीरियड में आता है बोरॉन, जल्दी बोलो फटाफट, बोरॉन कौन से पीरियड में आता है, हाँ बोलो, यस इट इज इन सेकेंड पीरियड। अगर बेटा ये सेकेंड में आ रहा है तो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आ गया, आ गया कि नहीं, फटाफट। अब देखो इसका n का वैल्यू 2, 3, 4, 5 है, इसका n का वैल्यू, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन 13 ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए क्या है, NeS2np1 है। अब देखो यहां पर बोरॉन के लिए ऑर्बिटल यानी n का वैल्यू क्या है 2, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 2s2 2p1, याद रहेगा 2s2 2p1। इसके लिए क्या आएगा 3s2 3p1,
इसके लिए क्या आएगा 4s2 4p1 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा गैप छोड़ देता हूं, उसका रीजन भी मैं बताने वाला हूं आपको। यहाँ पर आएगा 5s2 5p1 और इसका आएगा 6s2 6p1। और थोड़ा सा स्ट्रेस दो, इसके पहले जो सिखाया था मैंने उस पे थोड़ा स्ट्रेस दो बेटा। 4s और 4p के बीच में कौन भरता है? 4p में कब इलेक्ट्रॉन जाएगा? जब 3d भरा हुआ रहेगा। 5p में कब इलेक्ट्रॉन जाएगा? जब 4d भरा हुआ रहेगा। 6p में कब इलेक्ट्रॉन जाएगा? जब 5d भरा हुआ रहेगा। और 5d के पहले कौन भरता है बेटा? 4f14 भरना चाहिए। आ गया क्या? है ना। 6p के पहले 5d। और ये 6th पीरियड में मैंने अभी अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर लिखा था। तो 6s और 6p के बीच में दोनों ऑलरेडी भरे हुए रहते हैं, है ना। 6p में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले ये दोनों भरते हैं। नाउ दीज आर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एक बोरॉन का मैं सेपरेट निकाल लेता हूं बेटा। बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल में 2s2 2p1 भरा है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? अगर 2s2 में इलेक्ट्रॉन गया है तो 1s2 ऑलरेडी भर चुका है। 1s2 ऑलरेडी भर चुका है। और बेटा 1s2 अगर ऑलरेडी भर चुका है तो 1s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? कौन से नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2? जल्दी बोलो। हेलियम का है। तो सीधा सीधा ध्यान देना है, हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन हो गया कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विदाउट नोइंग एटॉमिक नंबर। इसमें से किसी का एटॉमिक नंबर लिखा क्या मैंने? नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख दिया ना इसका। और नोबल गैस के एटॉमिक नंबर याद रखना तो बहुत इजी है। 2 8 8 18 18 32 32। अरे ये तो याद है ना आपको, मैजिक नंबर्स, है ना, याद है ना ये। तो बस फटाफट निकाल सकते हैं एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विदाउट नोइंग देयर एटॉमिक नंबर्स। अभी देखो, एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते थे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाल लिए विदाउट नोइंग एटॉमिक नंबर। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर हेलियम के बाद इतना आ रहा है, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है और उसके पहले हेलियम भर चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? हेलियम के 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3, कितने हो गए टोटल? 5। 5 इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट में होते हैं? उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होता है। जिस एलिमेंट में 5 इलेक्ट्रॉन है उसका एटॉमिक नंबर भी 5 रहेगा। ये 10 है, 10 + 3 कितना आएगा? 13। चलो आ गया एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर। ये 18 + 10 28 29 30 31 आ गया गैलियम। 36 के बाद कितना आ रहा है? 10 36 46 47 48 49 आ गया इंडियम। 54 + 10 + 14 + 3 4 और 4 8 81। हेलियम 81 आ गया क्या? इज इट सोपा? देखिए बेटा अभी हम नेक्स्ट रूल देख रहे हैं, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नाम और उसका काम साथ साथ जोड़ देना है, बिकॉज ये याद रखने के लिए इजी होता है और बाद में हम जब एग्जाम में इसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो फटाफट ये हमें रिकॉल होने लगता है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या था कि जब किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, फॉर एग्जांपल मैं p ऑर्बिटल लिख रहा हूं। p ऑर्बिटल में आपको पता है 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz। 3 एक्सिस में 3 डायमेंशनल ऑर्बिटल होता है। तो इसको बॉक्स डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसे क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग बॉक्स डायग्राम। तो px py और pz ऐसे ये 3 ऑर्बिटल्स है। इनमें जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हंस भाई साहब का मानना था कि इनमें जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर इंटर करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते बेटा, एक ऐसा और दूसरा ऐसा। बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन
स्पिन करते हैं खुद के न्यूक्लियस की तरह, है ना, न्यूक्लियस की तरह। तो इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करेंगे तो एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग होता है। तो एक ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और दोनों भी सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन रहे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस एटम को या उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अनस्टेबल कर देंगे। तो उसकी जगह जब किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक हाफ ऐसे रहेगा और दूसरा हाफ ऐसे रहेगा, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तभी वो उसमें स्टेबल हो सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल यानी एस ऑर्बिटल में ये ठीक था, लेकिन पी ऑर्बिटल में और भी सारे ऑर्बिटल्स होते हैं और सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है बेटा, सेम है, इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट एनर्जी को हम एक टर्म, एक नाम यूज करते हैं, डीजेनरेसी। क्या नाम यूज करते हैं बेटा, डीजेनरेसी। इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल को जब ऑर्बिटल्स होते हैं तो उन्हें कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो ये तीनों भी ऑर्बिटल पीएक्स, पीवाई, पीजेड, ये तीनों भी क्या है, नाउ दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो भाई अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने गए तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा झगड़े हो जाएंगे, है ना, कि इलेक्ट्रॉन को भरना है तो ये बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन इधर भर गया तो दूसरा यहां पर आना चाहिए। नहीं बेटा, ये दोनों तो रुट जाएंगे, इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल को है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरने चाहिए, इसको एक मिला तो इसको एक देना पड़ेगा, फिर इसको एक देना पड़ेगा। जब तीनों हाफ फिल्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हाफ फिल्ड हो जाएंगे, तो फिर यहां पर पेयरिंग स्टार्ट होगा, पेयरिंग हो जाएगा। हंस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जितने मैक्सिमम मल्टीपल होते हैं एक दूसरे के, मल्टीपल कैसे होते हैं कि जब वो हाफ फील्ड में जाता है तो मैक्सिमम हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसे कहते हैं एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है अनपेयर्ड, यानी वो किसी इलेक्ट्रॉन के साथ अभी पेयरिंग में नहीं गया है। तो इसको ध्यान में लीजिए, एक ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पी में तो 3 सब ऑर्बिटल है, 3 सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन तीनों भी सब ऑर्बिटल क्या है, इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल पे है, यानी सभी डीजेनरेट है। अब घर में 3 बच्चे हैं, तीनों की उम्र एक जैसी है ना, तीनों की उम्र एक जैसी है, तो क्या होगा बेटा, तीनों की उम्र एक जैसी है, आपने एक कैडबरी लेके आए और किसी एक को दे दी तो इजिट सोपा हो जाएगा घर में, है ना बेटा, तंटे हो जाएंगे। तो बेटा क्या करेंगे, यहां पर उनको तीनों को इक्विवेलेंट कंसिडर करना पड़ेगा, कैडबरी के 3 हिस्से कर देना पड़ेगा। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं सेम एनर्जी लेवल पे, तो पहले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, एक बार वो तीनों भी इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाए। हाफ फिल्ड यानी इसका कैपेसिटी 2 है, इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया, इसमें, यानी ये पी ऑर्बिटल अभी हाफ फिल्ड हो गया। अभी इसका एक्सप्लेनेशन उसने कैसा दिया, हाँ, कि पहले हाफ फिल्ड हो जाते हैं और जब हाफ फिलिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है, यानी 1 2 3, पी का टोटल कैपेसिटी कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन एक 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 करके भर देंगे, फिर 4th इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर वो पेयरिंग स्टार्ट करेगा, 4th 5th एंड देन 6th इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों नहीं भरा, पहले ये और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा, तीसरा ऐसा, 4th ऐसा, 5th एंड देन 6th ऐसा कभी नहीं होता। एक तो एनर्जी का एक रीजन है और दूसरा पेयरिंग एनर्जी जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी के लिए। क्या क्या रीजन है वो, इसका रीजन हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनने का रीजन क्या है। रीजन से पहले और एक टेक्निक मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। हाँ, स्कूल में थे आप लोग, हाँ, अभी अभी कॉलेज में जाने वाले हैं, स्कूल में थे आप लोग, आपके स्कूल का कोई टूर निकलने वाला है ना, तो उस टूर में आपको जाना है, तो ये आपकी बस आ गई, यहां पर बच्चे खड़े हैं क्यू बना के, बहुत ही बढ़िया मीठे मीठे से बच्चे हैं ये, है ना, पूरे ऐसे क्यू बना के स्माइल भी कर रहे हैं। हाँ, ये पूरे ऐसे कितने, 6 बच्चे हैं बेटा, इस गाड़ी में 6 बच्चे जा सकते हैं,
6 बच्चे की गाड़ी है। हाँ, अब ये देखो, ये 6 बच्चे हैं, इसको थोड़ा सा गाड़ी बना देता हूं मैं, इस ऑर्बिटल को, ये ऐसा ऑर्बिटल लिया ना, इसको व्हील्स लगा देते हैं, है ना, गाड़ी बन गई। अरे बन गई क्या? अब देखिए, यहां पर ये, यहां पर 2 सीट बैठ सकते हैं, यहां पर 2 सीट और यहां पर 2 सीट, ऐसे 6 सीट की ये गाड़ी है। ड्राइवर वगैरह देख लेंगे कहां से ऊपर बैठ के चलानी है, कैसे चलानी है। देखो बेटा, यहां पर एक सीट है ऐसा, जिसकी कैपेसिटी है 2, इसकी कैपेसिटी है 2 और इसकी कैपेसिटी है 2। तो आपको आपके फ्रेंड के साथ ही बैठना पड़ता है, लेकिन क्यू में तो आप ऐसे खड़े हैं। पहला बच्चा जाएगा, पहला बच्चा जाएगा तो वो बैठेगा, कहां पर बैठेगा बेटा? विंडो सीट। किसी को भी गाड़ी में बैठने के बाद कौन सी सीट चाहिए होती है? विंडो। तो बेटा विंडो सीट पे बैठ गया। अब दूसरा बच्चा जाएगा तो उसके पास वाली सीट में बैठेगा क्या, बगल वाली सीट में बैठेगा क्या? नहीं, वो अगली विंडो सीट पकड़ने की कोशिश करेगा। तो वो कहां पर गया बेटा? वो अगले विंडो सीट में। यहां पर विंडो सीट एक्वायर कर लिया, एक साइड में ही विंडो सीट है गाड़ी को। तीसरा बच्चा जाएगा तो इन दोनों को पेयरिंग में नहीं बैठेगा, है ना, उसके बाजू में जाके नहीं बैठेगा, वो तीसरी विंडो सीट को एक्वायर करेगा। अब देखो, गाड़ी के पूरे विंडो सीट एक्वायर हो गए। अब बचे हुए 3 बच्चे जो रहेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको उसके पेयरिंग में जाना पड़ेगा। एंड दिस इज हंस रूल, कि ऑर्बिटल भी ऐसा ही सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरते समय जितने भी डीजनरेट ऑर्बिटल है, इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल है, उनमें पहले एक 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 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। और जब हाफ फिलिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, विंडो सीट के बाजू वाली सीट ले लेते हैं। आर यू गेटिंग दिस? इज इट सो फार? Now, see the reason why half filling is necessary, and after half filling they get paired. Now see, if any orbital is existing there and we are filling electrons according to their sequence. So when electron enters in one orbital, suppose that is px, okay, then second electron will not pair that first electron, it will acquire next empty orbital, बिकॉज इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल पे वो एम्प्टी ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है। अब वो थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो इन दोनों को भी पेयर नहीं करेगा, वो जाएगा अगले एम्प्टी ऑर्बिटल में, बिकॉज वो एक ही एनर्जी लेवल को थे ना। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा। अब ऐसा हाफ फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड, यानी टोटल पी ऑर्बिटल जो 6 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी वाला था, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी हाफ फीलिंग हो गया। अब ये एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा, ये इसके साथ जाके पेयर हो जाता है, ये इसके साथ भी जाके पेयर हो सकता है। और जितना पेयरिंग कॉम्बिनेशन करेगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जाके पेयर होगा, उतनी उसकी पेयरिंग एनर्जी बढ़ेगी। और पेयरिंग एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उस ऑर्बिटल की जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। जितनी पेयरिंग ज्यादा उतनी, या जितने पेयरिंग कॉम्बिनेशन ज्यादा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ पेयर हो रहा है, ये इसके साथ पेयर हो सकता है, इसके साथ तो ऑलरेडी हो चुका है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ तो पेयर हो रहा है, इसके साथ भी पेयर हो रहा है। तो देखिए बेटा, इसके पेयरिंग कॉम्बिनेशन 3 आ रहा है, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, अब ये इसके साथ भी जा रहा है और इसके साथ भी जा रहा है, यानी पेयरिंग कॉम्बिनेशन कितने हो रहे हैं? 3। अब अगर मैंने इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन ऐसे लिखा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, कैसे लिखा बेटा? 3 अनपेयर्ड थे तो 3 पेयरिंग कॉम्बिनेशन बन रहे थे। अब 3 में से 2 पेयर हो गए और 1 अनपेयर्ड हो गया। अब ये ऑलरेडी पेयर हो गए, तो ये कॉम्बिनेशन में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। अब अकेला बच गया। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो स्पिन कर रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज स्पीसीज, सो इट विल रिएक्ट वेरी फास्ट। तो वो स्टेबल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इधर आ गया, पेयर हो गया। तो आप मुझे पहले 4 की जगह 3 की बात करते हैं। बेटा यहां पर पेयरिंग कॉम्बिनेशन एक ही है, ये खुद ही है, हाँ, अनपेयर्ड है। तो मैक्सिमम जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा,
उतने पेयरिंग कॉम्बिनेशन ज्यादा, यानी उसकी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। व्हाट ही इज गिविंग अस? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी स्टेबल, एंड दिस इज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। दिस इज ऑल अबाउट हंस रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए। तो डी ऑर्बिटल में कैसे होगा? जरा डी ऑर्बिटल का सुनते हैं, देखते हैं बेटा, डी ऑर्बिटल में कैसे होगा? डी ऑर्बिटल में होते हैं 5 सब ऑर्बिटल, 1 2 3 4 एंड 5। तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो कॉम्बिनेशन कैसे देखो, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कंबाइन हो सकता है, यानी उसके उतने मल्टीपल्स हो सकते हैं। इसका ये 2 3 इतने मल्टीपल हो सकते हैं, और इसका 1 और 2 मल्टीपल हो सकता है, और इसका 1 मल्टीपल हो सकता है। तो पेयरिंग कॉम्बिनेशंस कितने हो रहे हैं? 4 7, और ये 3 10 पेयरिंग कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। तो जितने पेयरिंग कॉम्बिनेशन ज्यादा, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इन्हीं 5 इलेक्ट्रॉन को अगर आपने ऐसे बिठा दिया 1 2 3 4 5, ऐसे बिठा दिया 1 2 3 4, और इसको पेयर कर दिया, तो ये ऑलरेडी पेयर हो चुका। तो इन तीनों के पेयरिंग कॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा कितने आएंगे? 3। 3 कॉम्बिनेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी कि 10 कॉम्बिनेशन की ज्यादा रहेगी? 3 कॉम्बिनेशन की ज्यादा रहेगी। दैट्स सो पावर। सो दिस इज ऑल अबाउट हंस रूल। तो आपको एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? आपको इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन देंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और पूछेंगे ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस देके पूछ सकते हैं आपसे, तो वहां पर आपको जवाब देते आना चाहिए। सो यूज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ओवर अदर कॉम्बिनेशंस, और उसके बाद अबव प्रिंसिपल जो था उसको इसी फॉर्मेट में यूज करना है। Are you getting this? Okay. So now next lecture is again very important, because कल के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। It was the awaited thing for us। मैंने बताया था क्वांटम नंबर बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।